प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में हिस्ट्री, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और साइंस से संबंधित प्रश्नों को जो है सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा आंसर। आइए देखा जाए इस सेशन को दोस्तों बहुत क्विक रिवीजन करेंगे क्वेश्चन को, जो पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी सेशन में इस प्रश्न देखेंगे उसको हम आंसर बहुत तेजी से देखा जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या हुआ, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कैसे नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से। तो ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, बी ऑप्शन है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, डी ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो सही ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा। जो प्रेसिडेंट है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, इसका जिक्र कहां मिलता है महान्यायवादी का, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में। कहां पर मिलता है दोस्तों, जो अनुच्छेद 76 है वहां पर मिलता है चीजें। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है, उसके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, तो भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति जो है उसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या है महान्यायवादी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, हमको महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का जिक्र अनुच्छेद 76 में मिलता है। ठीक है दोस्तों, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन वायु के कण को मापने के लिए, बी ऑप्शन खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा, सी ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता, डी ऑप्शन वातावरण में ध्वनि की तीव्रता। बताइए दोस्तों डेसिबल मापने किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। सही ऑप्शन हो गया डी, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल उपकरण का क्या है प्रयोग किया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता को, इंटेंसिटी को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो फ्लावर्स की स्टडी को क्या कहते हैं दोस्तों। बताइए करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिया है पैलिनोलॉजी, बी ऑप्शन एंथोलॉजी, सी ऑप्शन एग्रोस्टोलॉजी, डी ऑप्शन फ्रेनोलॉजी। बताइए दोस्तों सही आंसर बताइए। सही आंसर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को क्या, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो पर जो है वो क्या परिवर्तित करता है बताइए। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी ऑप्शन दिया है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डायनेमो परिवर्तित करता है। सही आंसर हो गया सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्यक्रम करता है डायनेमो के द्वारा किया जाता है। ये सेशन दोस्तों बहुत तेजी से क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम, जो क्वेश्चंस है उसके आंसर कौन से करेक्ट होंगे ऑप्शन उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा क्वेश्चन होगा। चौथा डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन कर्नाटक और डी ऑप्शन तमिलनाडु। सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के किस स्थान पर, कलपक्कम। कलपक्कम एक प्लेस है वहां पर स्थित है, कलपक्कम। कलपक्कम में क्या है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो देखिए, शक्कर की किण्वन से क्या बनता है। तो दोस्तों इस सेशन में हम तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उसको वहां से देख सकते हैं। चलिए तो छठा क्वेश्चन दिया है, शक्कर की किण्वन से क्या बनता है। तो शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन इथाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड और डी ऑप्शन है क्लोरोफिल। सही आंसर बताइए। शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, तो सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है दोस्तों C2H5OH। ठीक है, C2H5OH बनता है। ठीक है, शक्कर की किण्वन से क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या है सेशन, सातवां क्वेश्चन दिया है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। बताइए। ऑप्शन दिया है, ए 15 दिनों के अंदर, बी ऑप्शन है 14 दिनों के अंदर, सी ऑप्शन है 13 दिनों के अंदर और डी ऑप्शन है 12 दिनों के अंदर। तो जो जानते हैं दोस्तों संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, क्लियर है।
तो राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? आपसे बताइए, लोकसभा के द्वारा धन विधेयक को पारित करके जब राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा उसको कितने दिनों के भीतर क्या है, वापस क्या है, लोकसभा को लौटा देगा? बताइए। ऑप्शन दिया है 15 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंदर, 13 दिनों के अंदर और 12 दिनों के अंदर। सही आंसर बताइए। तो सही आंसर बी हो गया, 14 दिनों के अंदर। ठीक है, तो राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो ये 14 दिनों के अंदर होता है। धन विधेयक का जिक्र कहां किया गया दोस्तों? तो धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। अनुच्छेद 110 में किया गया किसका? धन विधेयक का उल्लेख, धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 110 में क्या किया गया दोस्तों? धन विधेयक की जो परिभाषा है, ठीक है दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कहां पर दिया गया धन विधेयक की परिभाषा? धन विधेयक की परिभाषा दोस्तों अनुच्छेद 110 में दी गई है। और अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कहां पर किया गया? तो अनुच्छेद 109 में। तो प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में जो धन विधेयक है दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया के बारे में कहा उल्लेख किया गया है? बताइए। तो इसका उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों? अनुच्छेद जो है 109 में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 109 में किया गया। कहा गया कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, केवल मंत्री के द्वारा लाया जाएगा। फिर धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा उसे 14 दिन के भीतर क्या पारित करके उसको लोकसभा को वापस करना रहता है। अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा पारित करके लोकसभा को नहीं भेजती है तो माना जाता है कि राज्यसभा ने भी इस बिल को पारित कर दिया है और वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए चला जाता है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 के तहत क्या है, धन विधेयक पर अपनी अनुमति देते हैं। तो अनुमति कैसे देंगे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने की कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी है 14 दिनों के अंदर। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दिया जाता है अनुच्छेद 111 के तहत धन विधेयक पर। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुमति दिया जाता है तो वह लागू हो जाता है, कानून का निर्माण हो जाता है। धन विधेयक से संबंधित जो विधि होता है वह निर्मित हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जो धन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान होते हुए क्या कानून का रूप धारण कर लेते हैं और भारत में लागू हो जाते हैं। ठीक है, जो देखिए दोस्तों, इससे जो रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में हम आपको वीडियो दे देंगे, वहां पर हम पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन किए हुए क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्विक रिवीजन देख रहे हैं, क्विक ऑप्शन को देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं करेंगे हम। तो 7वां क्वेश्चन हो गया, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने की कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? सही ऑप्शन करेक्ट हो गया बी, 14 दिनों के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो दोस्तों बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन स्थगन द्वारा, बी ऑप्शन सत्र अवसान द्वारा, सी ऑप्शन विघटन द्वारा, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। बताइए। तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की जो बैठक है दोस्तों वह समाप्त की जा सकती है। तो सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, स्थगन द्वारा भी, सत्र अवसान द्वारा भी और विघटन द्वारा भी। तो सत्र अवसान और विघटन का उल्लेख कहां पर किया गया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 85 है वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र बुलाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाया जाएगा, सत्र अवसान किया जाएगा और लोकसभा का क्या है, विघटन किया जाएगा। क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। विघटन किसका होता है? लोकसभा का। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है अपने प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक कार्यकाल निर्धारित होता है, लेकिन समय से पहले भी उसको विघटित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को पहले भी विघटित किया जा सकता है। ये चीजें हैं। तब देखिए, सत्र अवसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, विघटन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है और स्थगन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थगन जो होता है वह सदन की जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के जो पीठासीन अधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, लोकसभा उपाध्यक्ष हो गए। जैसे राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा के जो सभापति हैं, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, या जो लोकसभा के और लोकसभा जो सदन है उसके पीठासीन अधिकारी और कौन हो सकते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो लोकसभा पैनल गठित किया जाता है उनकी अनुपस्थिति में क्या है,
लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे, पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो जो लोकसभा का पैनल है उसमें जो होते हैं वो सदन की पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाते हैं। ऐसे राज्यसभा में भी जो राज्यसभा सभापति के द्वारा जो पैनल गठित किया जाता है उनके द्वारा जो उनकी अनुपस्थिति में जो है राज्यसभा उप सभापति पीठासीन अधिकारी की भूमिका में रहेंगे। अगर वे भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा की जो पैनल के सदस्य होते हैं वे जो होते हैं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की भूमिका में रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो स्थगन जो होता है वह सदन के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सदन की जो पीठासीन अधिकारी होते हैं दोस्तों। तो सदन की जो पीठासीन अधिकारी, सीधा सा बात आपको ये जानना है, पीठासीन अधिकारी, सदन की जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनके द्वारा ही स्थगन किया जाता है। ठीक है, उनके द्वारा ही क्या है दोस्तों, स्थगन किया जाता है। ये चीजें क्लियर हो गए। और अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? सत्र बुलाते हैं, सत्र अवसान करते हैं, सत्र बुलाएंगे, सत्र अवसान करेंगे और लोकसभा का क्या करेंगे दोस्तों, विघटन करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको जिक्र किया गया। किसके द्वारा ऐसा होता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे देंगे हम। ठीक है, चलिए। तो लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो सही ऑप्शन हो गया डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड विलयन कौन सा नहीं? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है दूध, बी ऑप्शन आइसक्रीम, सी ऑप्शन है शहद और डी ऑप्शन है खून। तो बताना है दोस्तों इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। कोलाइड विलयन क्या होता है? कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सर होता है। ठीक है, ए तो यहाँ पर आपको बताना है कौन कोलाइड विलयन नहीं है, कौन हेट्रोजेनियस मिक्सर नहीं है, ये बताना है। ठीक है, अब देखेंगे दूध में क्या, दूध में है आपका वसा और प्रोटीन में जो होता है द्रव, ये भी है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन कोलाइड नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, आइसक्रीम क्या है, कोलाइड विलयन नहीं है। ठीक है, देखिए शहद भी क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सर है, खून भी क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सर है, और दूध क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सर है। ठीक है, ये चीजें ठोस में द्रव का जो है सस्पेंडेड निलंबित रहता है इसलिए। और कोलाइड विलयन कौन सा नहीं? आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, इसलिए तो इनमें कौन कोलाइड नहीं है, तो सही ऑप्शन हो गया बी, आइसक्रीम। ठीक है, ये चीजें आप देखेंगे। खून क्या है? खून ठोस में द्रव का कोलाइड विलयन है। शहद क्या है? ठोस में द्रव का। दूध क्या है? ठोस में द्रव का जो सस्पेंडेड फॉर्म है। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन कोलाइड नहीं, तो सही ऑप्शन बी हो गया, आइसक्रीम। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन है वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, बी ऑप्शन हवा में प्रतिरोध होता है, सी ऑप्शन जल में पृष्ठ तनाव होता है और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? तो सही ऑप्शन हो गया सी, जल में पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव का गुण क्या होता है? लिक्विड, जितने भी लिक्विड फॉर्म है, तरल अवस्था में जो भी पदार्थ पाया जाता है उनमें पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है, सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है। सरफेस टेंशन की विशेषता क्या है? तो इसके माध्यम से न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी लिक्विड है, कोई भी जल मान लीजिए फ्लो कर रहा है दोस्तों, ऐसे कोई भी जल जो है फ्लो कर रहा है, तो इनमें एक पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहते हैं, मिनिमम एरिया ग्रहण करना चाहते हैं। इस वजह से क्या है, गोलाकार स्वरूप क्या आता है, ग्रहण करने लगते हैं। गोलाकार स्वरूप जो होता है ग्रहण करने लगते हैं। ठीक है, ये चीजें, इसलिए वर्षा की बूंदें गोलाकार है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, आप चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? मौ काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो राज्य जो भूमिकर, जो लैंड जो टैक्सेस लगते थे, ठीक है, तो मौ काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। आप देखिए दो जगह आपको गेस दे दिए, तो भूमिकर है और क्या है, राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अब यहाँ से इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको दो गेस मिल गया कि मौ काल में भूमिकर था, लैंड टैक्सेस थी, और जो कि राज्य की आय का क्या मेन स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन अग्रोनोमाई, बी ऑप्शन शुल्काध्यक्ष, सी ऑप्शन है अक्राध्यक्ष और डी ऑप्शन है सीताध्यक्ष। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो सही ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सीताध्यक्ष। ठीक है, तो सीताध्यक्ष क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नील गाय निम्नलिखित में किस कुल में आती है? बताइए, नील गाय जो है, नील गाय किस कुल में आती है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन गाय, बी ऑप्शन भेड़, सी ऑप्शन हिरण दिया है और डी ऑप्शन क्या है, बकरी दिया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नील गाय निम्नलिखित में किस कुल में आती है? तो सही आंसर हो गया सी, हिरण के कुल में आती है। ठीक है, हिरण के कुल में नील गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है?
एम्पियर किसके मापने की इकाई है? एम्पियर जो है किसके नापने की इकाई? ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन पावर, बी ऑप्शन प्रतिरोध, सी ऑप्शन क्या वोल्टेज है, और डी ऑप्शन क्या विद्युत धारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर डी हो गया, विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापना किस में आता है? एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों? विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों? विभवांतर बटे धारा होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों? विभवांतर बटे क्या होता है? धारा। विभवांतर बटे क्या होता है दोस्तों? धारा होता है। ठीक है। चलिए, प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों? विभवांतर बटे धारा होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है दोस्तों? विभवांतर बटे क्या है? धारा है। ठीक है। यही मालूम है। तो एम्पियर किसके मापने की इकाई है? ये चीज मालूम है। अब पावर बराबर जाकर बात किया जाए तो पावर बराबर क्या होता है? पावर या शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे क्या होता है? धारा होता है। विभवांतर गुणे क्या होता है? विभवांतर गुणे धारा। विभवांतर गुणे धारा, ये फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। पावर जो विद्युत शक्ति है उसका फार्मूला अगर बात की जाए, पावर पी बराबर क्या हो गया दोस्तों? विभवांतर गुणे धारा। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे धारा होता है। और पावर बराबर विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणे धारा। ठीक है। इससे दोस्तों डिस्क्रिप्शन वीडियो जो है आपको दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं विस्तार से। ठीक है। तो ये किसके मापने की इकाई है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब वोल्टेज जानते हैं। प्रतिरोध किसका मात्रा मालूम है? प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। पावर किसका है? पावर का मात्रा किस में लिखते हैं? वाट में लिखते हैं। ठीक है। वोल्टेज किसका है? वोल्टेज बताइए, विभवांतर। ठीक है। जो ये चीज क्लियर हो। एम्पियर किसके मापने की इकाई है? सही ऑप्शन डी हो गया, विद्युत धारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जुगनू किस परिवार का सदस्य? बताइए, जुगनू किस परिवार का सदस्य? फोकस करिए इस पर आप, जुगनू पे। ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन मोलस्क, बी ऑप्शन कृमि है, सी ऑप्शन कीट है, और डी ऑप्शन क्या है? सूत्रकृमि। तो सही ऑप्शन बताइए। तो जुगनू किस परिवार का सदस्य है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कीट हो गया। अगर आप बात करें ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर जो सजीव जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो कीटों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ठीक है। मानव प्रजाति को लेकर किसी भी जीव जंतु के किसी भी प्रजाति को अगर ले लिया जाए, उसमें कीट जो प्रजाति है वो सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। ठीक है। ये मालूम होना चाहिए। तो जुगनू किस परिवार का सदस्य? तो सही ऑप्शन हो गया सी, कीट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? बताइए, एक बाइट्स में जो होते हैं कितने बिट्स होते हैं? बताइए, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 16, डी ऑप्शन 24। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 बिट होते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन दिया है ध्रुवण और व्यक्तीकरण, बी ऑप्शन बहुलक परावर्तन और व्यक्तीकरण, सी ऑप्शन बहुलक अपवर्तन और परिक्षेपण, डी ऑप्शन है विवर्तन और परिक्षेपण। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? किस परिघटना का कारण है? सही ऑप्शन हो जाएगा बहुलक परावर्तन और व्यक्तीकरण। बहुलक परावर्तन और क्या होता है? व्यक्तीकरण। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुलक परावर्तन का मतलब क्या हो गया दोस्तों? मल्टीपल टाइम्स क्या है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लीजिए कोई ये सतह है, ठीक है, कोई माध्यम है, मान लीजिए रेयर से डेंसर माध्यम, सघन माध्यम, कोई विरल माध्यम कहीं भी है, मान लीजिए प्रकाश की किरण गई और प्रकाश की किरण इस माध्यम को क्रॉस नहीं कर रही, फिर उसी माध्यम में क्या पुनः वापस आ गई, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? रिफ्लेक्शन कहलाता है। जिस माध्यम से जा रही थी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में पुनः वापस आ गई, ये क्या है दोस्तों? परावर्तन है। ये क्या है दोस्तों? परावर्तन है। और व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस क्या होता है? जब मान लीजिए दो समान आवृत्ति की तरंगे, जब दो समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में चलती हैं, ठीक है, और वे एक ही दिशा में, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश की तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनमें क्या होता है? आपस में जाके वे इंटरफेरेंस करती हैं। आपस में जाके क्या है दोस्तों? एक पॉइंट पे क्या है? मिलती है। ठीक है। कहीं पर जाके क्या होगा? आपस में मिल रही है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है। ये चीज है, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो वे जो है आगे चलते कहीं क्या है? उनमें क्या होता है? एक प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, एक प्रकार के कहीं मिलन होता है। ठीक है। उससे जो होता है चमक उत्पन्न होती है। ठीक है। एक जो इंटेंसिटी, जो प्रकाश की तीव्रता होती है, लाइट की इंटेंसिटी में क्या एक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, वो हमको चमक के रूप में आभास होता है। ये चीजें मालूम होनी चाहिए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो सही ऑप्शन हो गया, तो जो साबुन के झाग होते हैं, आप इसका अनुभव भी किए होंगे, तो जो चमकदार रंग हमको कई कलरफुल दिखते हैं, वे जो रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस का क्या होता है? संयोग होता है। ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत परावर्तन और व्यतिकरण। तो सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
अब देखिए यहाँ पर दिया है मिलान करना, बताइए सही कूट को मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट होगा यहाँ पर, कूट, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। चलिए देखा जाए क्या क्वेश्चन है। कुबा नदी है, परचुरी, सदारीला, सतुद्री। ऑप्शन यहाँ आधुनिक नाम का नाम दिया है, गंडक, काबुल, रावी और सतलज। बताइए तो कुबा नदी किसका आधुनिक नाम है? तो कुबा बात किया जाए एक का दूसरा हो जाएगा, कुबा एक का दूसरा काबुल। देखिए जब आप करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको एक ही ऑप्शन हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक का दूसरा हमको कंफर्म है। कुबा जो वैदिक कालीन नदी है उसका आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। तो बी देखिए एक ही ऑप्शन में एक दो दिया इसलिए सही होगा, लेकिन और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। हम आंसर सही लगा चुके हैं, ठीक है। चलो परसुरी, परसुरी क्या है? रावी नदी। परसुरी बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। देखिए बी का तीसरा है। सदानीरा किसको कहा जाता है? गंडक नदी। तो सदानीरा किसको कहा जाता है? दोस्तों गंडक नदी। तो सी का क्या हो जाएगा? पहला। सी का क्या है? पहला हो। चलिए सतुद्री किसको कहा जाता है? सतलज नदी को कहा जाता है। सतुद्री सतलज नदी को कहा जाता है। डी का क्या हो जाएगा? चौथा। चलिए इसको मतलब 2 3 1 4 हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? चलिए बताइए कोलाइडी विलयन कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है धुआं, बी ऑप्शन है स्याही, सी ऑप्शन है रक्त और डी ऑप्शन है वायु। तो सही आंसर क्या होगा? कोलाइडी विलयन क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, विस्मादी मिश्रण होता है, ठीक है। ये चीज मालूम होना चाहिए। तो निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है? तो सही ऑप्शन हो गया डी वायु। वायु होगा कोलाइडी विलयन नहीं है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? बताइए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो ज्वाइंट सिटिंग है। क्या दोस्तों यहाँ पर दिया है? ज्वाइंट सिटिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ज्वाइंट सिटिंग बताइए, ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ऑप्शन दिया लोकसभा का अध्यक्ष, बी ऑप्शन राज्यसभा का सभापति, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो बताइए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का स्पीकर है, हाउस ऑफ द पीपुल का जो स्पीकर है, उसके द्वारा क्या है? संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का अध्यक्षता किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग का दोस्तों उल्लेख कहां पर किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग के बारे में उल्लेख किया गया। संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? आहूत मतलब बुलाता कौन? बताइए संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? आहूत मतलब बुलाया जाता है, बुलाता है। कौन बुलाता है? आहूत करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन उसकी उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे देंगे, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक पॉइंट को समझाए हुए हैं। यहाँ पर आज हम खाली क्विक आंसर देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आहूत बुलाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक को बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है। चलिए और यहाँ पर संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है। चलिए 20 क्वेश्चन क्या है? 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेट से स्याही क्यों निकलने लगती है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन वायु दाब में कमी के कारण, बी ऑप्शन वायु दाब में वृद्धि के कारण, सी ऑप्शन स्याही के आयतन में कमी के कारण, डी ऑप्शन अत्यधिक भार के कारण। तो बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेट से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा ए वायु दाब में कमी के कारण। जैसे जैसे हम धरातल जो हमारा क्रस्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो क्या वायु दाब क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है। ये चीज है जिससे क्या है स्याही के भीतर जो दाब है, स्याही में जो दाब है, कलम के अंदर जो है, जो वायु दाब में एक प्रकार का जो साम्यता होती है वो भंग हो जाती है, एक प्रकार का असंतुलन आ जाता है, ठीक है। इंटरचेंज मतलब वायु दाब बाहर का कम है और अंदर भी जो होता है पेन के अंदर जो है, इस वजह से जो एक अंतराल आ जाता है, उस वजह से क्या स्याही जो होता है कलम से मतलब रिफिल से क्या बाहर निकलने लगती है, ठीक है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बताइए तकोलम का मध्य युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है चोल एवं उत्तर चालुक्यों के मध्य, बी ऑप्शन है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, सी ऑप्शन है राष्ट्रकूट और होयसल के मध्य और डी ऑप्शन है पांड्य एवं चोलों के मध्य। तो बताइए दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध है वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। तो सही आंसर हो गया, बताइए यहाँ पर कौन सा सही आंसर? दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही आंसर हो गया
बी ऑप्शन चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, किसके मध्य लड़ा गया था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। अब देखिए ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों 949 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 949 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? तो चोल शासक थे, चोल शासक परांतन प्रथम और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य लड़ा गया था। तो चोल शासक कौन थे? चोल शासक कौन थे दोस्तों? तो चोल शासक परांतक प्रथम कौन थे? चोल शासक परांतक प्रथम। और किसके मध्य लड़ा गया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य लड़ा गया था। कौन विजयी हुआ था? कौन विजयी हुआ था दोस्तों बताइए? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय जो था वह इस युद्ध में विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था दोस्तों? तो ये विजयी हुआ था, राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण तृतीय क्या था? विजयी हुआ था। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। कौन हार गया था? चोल शासक परांतक प्रथम क्या है? इस युद्ध में हार गया था। तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध अकोला गोट किसके मध्य हुआ था? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? बताइए ऑप्टिकल फाइबर में किस परिघटना का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया ए ऑप्शन अपवर्तन, बी ऑप्शन पूरा आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन ध्रुवण और डी ऑप्शन क्या है? व्यतिकरण। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो गया बी पूरा आंतरिक परावर्तन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, इसमें क्या किया जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मतलब माध्यम क्या चेंज नहीं हो पा रहा, उसी माध्यम क्या वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, परावर्तन क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाए उसी माध्यम पुनः वापस आ जाना, उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन, परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन की जो तकनीक है, परावर्तन की जो गुण होते हैं उसका उपयोग कहां पर किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो सही आंसर हो गया बी पूर्वांतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है? पेट्रोलियम परिसंस्करण, पेट्रोलियम परिसंस्करण का बाई प्रोडक्ट आपको बताना है। चलिए ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन चारकोल, बी ऑप्शन एस्फाल्ट, सी ऑप्शन है पेट्रोल और डी ऑप्शन है कोयला। तो बाई प्रोडक्ट कौन है पेट्रोलियम परिसंस्करण का? सही ऑप्शन बी हो गया, एस्फाल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो बताइए, नेचुरल जो रबड़ होता है वो किसका बहुलक है? ऑप्शन दिया है ब्यूटाडाइन, एथिलीन, स्टाइलिन और आइसोप्रीन। बताइए तो प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो सही आंसर हो गया डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आइसोप्रीन। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। बहुलक क्या होता है दोस्तों? जब एक ही प्रकार के जो अणु युक्त जो पदार्थ होते हैं आपस में मिल जाते हैं, संयुक्त करते हैं, तो उससे क्या है? भारी पदार्थ का बहुलक बनता है। तो बहुलक में क्या होता है? एक ही प्रकार के जो अणु होते हैं, परमाणु और परमाणु, उनको रिएक्शन के माध्यम से क्या है? भारी परमाणु से युक्त जो अणु से युक्त क्या है? वह हम पदार्थ बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है? आइसोप्रीन है। बहुलक में क्या होता है? एक ही प्रकार के जो पदार्थों के जो अणु होते हैं आपस में संयुक्त के माध्यम से भारी प्रकार का भारी हाई वेटेज क्या है? पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो प्राकृतिक रबड़ क्या होता है? किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फोटोग्राफी में उपयोगी पदार्थ कौन है? बताइए फोटोग्राफी में उपयोगी पदार्थ, फोटोग्राफी में किन पदार्थ का उपयोग किया था? ऑप्शन दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड और साइट्रिक एसिड। सही ऑप्शन बताइए। तो सही ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां किया जाता है? फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में बताना है आपको। ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन नगर पालिका से, बी ऑप्शन पंचायती राज से, सी ऑप्शन केंद्र राज संबंध से और डी ऑप्शन क्या है? भ्रष्टाचार से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 11वीं अनुसूची कब आया? तो 11वीं अनुसूची जो है जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। कब जोड़ा गया दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या दोस्तों इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसके तहत 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा एक नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 9, एक नया भाग जोड़ा गया दोस्तों, भाग 9 जोड़ा गया भारतीय संविधान में। क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। उसमें पंचायती राज, ग्राम पंचायत का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर क्या है, अनुच्छेद 243 ओ तक क्या है, इसका प्रोविजन किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ, ये चीज आपको मालूम होनी है, ठीक है। 243 होगा, 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, ऐसे करते हुए अनुच्छेद 243 ओ तक के प्रोविजन जोड़े जाते हैं। इस प्रकार देखिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 9, फिर नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, फिर एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, ठीक है। और पंचायती राज से संबंधित कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। कितने विषय दिए गए पंचायतों को? पंचायतों को कुल कितने विषय दिए गए दोस्तों? 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और को भी ऑप्शन से रिलेटेड जो है हम डिस्कशन किए हुए हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप इस क्वेश्चन के जो सेशन है उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं विस्तार से आप जान सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो सही ऑप्शन हो गया बी, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। चलिए, और इसके प्रोविजंस किससे रिलेटेड है? पंचायती राज, ग्राम प्रधान से जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर दिया 27 नंबर क्वेश्चन, क्या 27 में हम लोग पहुंच गए। आज इस सेशन में 265 क्वेश्चन आए हैं, 65 क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत तेजी से। 27 क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है बेंजोइक एसिड और डी ऑप्शन है एसिड लीड। तो बताइए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन सी हो गया, बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित, बताइए किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन यजुर्वेद, बी ऑप्शन सामवेद है, सी ऑप्शन अथर्ववेद है और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो सामवेद का संकलन, सामवेद का जो स्थापना हुआ है उसको बनाया गया किसके आधार पे है? ऋग्वेद पे आधारित है, ठीक है। तो ऋग्वेद पर आधारित कौन सा है? सामवेद है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपनिषदों का मुख्य विषय कौन सा? उपनिषद के मुख्य विषय कौन से हैं बताइए? उपनिषद के मुख्य विषय क्या? ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दर्शन, बी ऑप्शन सामाजिक व्यवस्था, सी ऑप्शन राज्य और डी ऑप्शन विधि। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दर्शन। तो उपनिषदों का जो विषय, मुख्य विषय क्या होता है? दर्शन होता है। चलिए, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताइए, राज्यपाल जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन विधानसभा, सी ऑप्शन राष्ट्रपति और डी ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही ऑप्शन सी हो गया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा क्या है? राज्यपाल का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल की जो नियुक्ति किसकी का उल्लेख कहां पर किया गया? तो अनुच्छेद जो 155 है, नियुक्ति अनुच्छेद 155 में किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है? पद धारण करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति क्या उत्तरदायी होते हैं? ये चीज मालूम होना चाहिए, ठीक है। राज्यपाल अपॉइंट होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वह क्या है? क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का क्या हो? नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु क्या पूरी कर चुका, उसको क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन वो 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करेंगे कि नहीं, वो किस पर निर्भर करता है? राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद वो धारण करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही आंसर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राष्ट्रपति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ, संसदात्मक सरकार, बी ऑप्शन अध्यात्मक सरकार, सी स्वतंत्र न्यायपालिका और डी है संघात्मक सरकार। बताइए, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अध्यात्मक सरकार। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है।
भारतीय संविधान, संघात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक क्या है? भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद एक क्या कहता है? संघात्मक सरकार, भारत को संघात्मक सरकार है। यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य क्या शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। यहाँ पर लिखित संविधान है, एकल संविधान है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है यहाँ पर। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका के मध्य एक प्रकार का सहयोग और समन्वय देखा जाता है। हमारी विधायिका का क्या नाम है? संसद नाम है, पार्लियामेंट है। ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अध्यात्मक सरकार। ये कहाँ की विशेषता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की विशेषता है। ठीक है, अध्यात्मक सरकार। तो यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह अध्यात्मक सरकार जो है ये हो गया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन राजपूत है, बी ऑप्शन चोल, सी ऑप्शन चालुक्य और डी ऑप्शन क्या है? पल्लव। बताइए दोस्तों, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो सही ऑप्शन हो गया बी, चोल राजवंश है। ठीक है, इसका हमको एक शिलालेख मिलता है, उत्तर मेरू शिलालेख। उत्तर मेरू शिलालेख मिलता है दोस्तों, वहीं से हमको यह ज्ञात होता है। ठीक है, एक उत्तर मेरू शिलालेख मिलता है जहां से हमको ज्ञात होता है कि जो चोल प्रशासन है उस समय तत्कालीन जो प्राचीन जितने भी वंश थे उससे क्या है, जो शिलालेख कुशल ग्रामीण प्रशासन की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, शिलालेख जो उत्तर मेरू शिलालेख मिला वहां पर कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश का जिक्र किया गया, वहां क्या है? चोल राजवंश है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूलतः क्या है? बताइए, एंजाइम क्या है मूलतः? एंजाइम मूलतः क्या? ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन प्रोटीन, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन वसा और डी ऑप्शन विटामिन। बताइए, तो एंजाइम क्या होते हैं मूलतः? एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन। ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन बेनिगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बेनिगल नरसिंह राव। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सही ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इनके द्वारा क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 310, बी ऑप्शन अनुच्छेद 311, सी ऑप्शन अनुच्छेद 312 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 249। बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या, यदि राज्यसभा जो सदन है, संसद का जो राज्यसभा है, यदि अपनी कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तब संसद जो है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित किसी पद का सृजन करने के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा प्रस्ताव किसके द्वारा आरंभ किया था? राज्यसभा के द्वारा किया। राज्यसभा जो अपनी कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव संकल्प पारित कर देती है, तो संसद के द्वारा जो है ऐसा विधि बनाकर जो है अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो किसमें उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 12, सी ऑप्शन 15 और डी ऑप्शन क्या है? 9। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए थे? बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 7, 12, 15, 9। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 12 अधिवेशन कुल हुए थे। लास्ट वाला 12वां नंबर का अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 12वां अधिवेशन कब हुआ था बताइए? कुल 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों, तो लास्ट अधिवेशन कब हुआ था ये बताइए। तो कब हुआ था दोस्तों बताइए? तो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को लास्ट अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में क्या संविधान जो हमारा मूल संविधान है उस पे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा क्या है
हस्ताक्षर किया जाता है, इसलिए 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में कैसी देवी आकृति है? ठीक है, देवी आकृति नहीं दोस्तों, कैसा? देव आकृति, ठीक है, देव आकृति। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में कैसी देव आकृति है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन अष्टभुज, बी ऑप्शन है द्विभुज, सी ऑप्शन है चतुर्भुज और डी ऑप्शन है खंडभुज। तो बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। जो चतुर्भुज देव आकृति है। और ये जो नटराज की कांस्य प्रतिमा में किसकी है? जो शंकर भगवान है, शंकर जी की क्या है? चतुर्भुज आकृति मिलती है शंकर जी, ठीक है, शंकर जी। चीज क्लियर हो? चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में कैसी देव आकृति है? चतुर्भुज देव आकृति है। किसका है? भगवान शंकर जी का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य की आकस्मिक निधि, जो कंटिजेंसी फंड है, स्टेट का जो कंटिजेंसी फंड है, वह बताइए। ऑप्शन दिया है, राज्य का मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है संसद, सी ऑप्शन राज्य का विधानमंडल, डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों, सही ऑप्शन करेक्ट बताइए। तो निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज्य का जो विधानमंडल है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राज्य का जो विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के क्लास 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 के क्लास 2 में जो है राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख हमको मिलता है, ठीक है। कहा गया इसमें राज्य का जो विधानमंडल है वह राज्य के लिए जो है आकस्मिक निधि कंटिजेंसी फंड का क्या है? स्थापना करेगा, ठीक है, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 267 क्लास 2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि रिवीजन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित? बताइए, तो सिंधु सभ्यता क्या किस युग से संबंधित? लेकिन दोस्तों आप पढ़ते नहीं जाना, आपको जो पढ़ रहे हैं कितना बढ़िया से जान रहे हैं, और उसके बारे में आपके दिमाग में मतलब मन चिंतन हो रहा है कि नहीं, ठीक। और इससे संबंधित जो भी सेशन में प्रश्न लाए हैं उसको आपको कई वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दे देंगे, वहां आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम चीजें बताए हैं। और यहाँ पर हम क्यों रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर को हम देख रहे हैं सिर्फ, ठीक। चलिए, तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन प्रागैतिहासिक युग, बी ऑप्शन आद्य ऐतिहासिक युग, सी ऑप्शन उत्तर ऐतिहासिक युग और डी ऑप्शन है ऐतिहासिक युग। बताइए, तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ऑप्शन बताइए दोस्तों। तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब क्या है दोस्तों? लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसको हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, उस लिपि तो है, भाषा लिखी गई है, लेकिन उस भाषा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। प्रागैतिहासिक क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक ऐसा युग है जहां पर कोई लिखित साक्ष्य ही नहीं अवेलेबल है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो पढ़ने का सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक युग है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य है, लेकिन इस जो लिखित साक्ष्य है, जो लिपि है, जो भाषा, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए उसको क्या है? आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है, ठीक है। उत्तर ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग क्या है? जहां पर लिपि भाषा लिखी गई, इतिहास लिखा गया, साक्ष्य भी है, पढ़ा भी जा सका है, ये चीजें हैं। और उसी का आगे का जो काल है वो क्या उत्तर ऐतिहासिक युग कहलाता है, तो ये चीज आपको मालूम चाहिए। तो सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, आद्य ऐतिहासिक युग से। चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? बताइए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? ऑप्शन दिया है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी ऑप्शन संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी ऑप्शन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, डी ऑप्शन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो बताइए, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? सही ऑप्शन हो गया डी, मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लास 3 क्या कहता है दोस्तों? जो संघ का मंत्रिपरिषद है वह इसकी उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का क्लास 3 कहता है कि जो संघ, जो केंद्र सरकार का जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी है। हमारी विधायिका का क्या नाम है? संसद है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद कैसे बना है? तो संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या है? बना हुआ, ठीक है। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में किसी भी सदन में कोई बिल, कोई एक्ट लाया जाता है, वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। तो इस प्रकार क्या है?
कानून का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें विधायिका और कार्यपालिका के जो सदस्यों में एक प्रकार का सहयोग और समन्वय देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है और वही सदस्य कार्यपालिका के रूप में जो मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं वे उनको व्यवहार में क्या है, लागू करते हैं। ये चीजें होना चाहिए। तो ये चीजें देखेंगे। और लोकसभा में सरकार बनी रहती है जब तक उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। जब तक कि उसको विधायिका में बहुमत प्राप्त होगा तब तक वो सरकार का क्या है, संचालन करेगा। वो उस दल के द्वारा किया जाएगा सरकार का संचालन। ठीक है, तो ये भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसका उल्लेख कहाँ किया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की क्लास 3 में किया गया है। चीजें हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता पहले की सभ्यता है उसके बाद आर्य लोग आए हुए हैं। आर्यों से पूर्व पहले के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन लिपि, बी ऑप्शन नगर नियोजन, सी ऑप्शन मृदभांड और डी ऑप्शन ताका। तो सही ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, मृदभांड। जो मृदभांड होते हैं, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं, वे एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले विकसित हुई है। उसके बाद जो है आर्य सभ्यता, आर्य के लोग आए हैं। ठीक है, ये चीज वाले। अब मृदभांड में जो है तो देखेंगे काले रंग के चित्र, काले रंग से जो चित्रित लाल मृदभांड होते हैं, काले रंग से चित्रित, काले रंग से, काले रंग से चित्रित, काले रंग से चित्रित लाल मृदभांड, काले रंग से चित्रित जो लाल मृदभांड होते हैं वे किसकी विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की है। ये किसकी विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता किसकी विशेषता दोस्तों? काले रंग से चित्रित जो लाल मृदभांड होते हैं वे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है दोस्तों? विशेषता है। और आर्य की क्या विशेषता है? तो जो चित्रित धूसर मृदभांड है, आर्य की क्या है दोस्तों? चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन है, मृदभांड। ठीक है दोस्तों, ये चीजें है। तो सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? सही ऑप्शन सी हो गया, मृदभांड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों देखिए यहाँ पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु बताना। देखिए दोस्तों इस सेशन को हम बहुत तेजी से देख रहे हैं। इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कई वीडियो में वो समराइज किए हुए हैं। वहां पर जो आपको हर एक प्रश्न को काफी डिटेल, काफी एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की। ठीक है, चलिए तो देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या? रिटायर्ड एज बताना है कुछ हाई कोर्ट के जज की। ऑप्शन दिया है ऑप्शन 65 वर्ष, बी ऑप्शन 60 वर्ष, सी ऑप्शन 62 वर्ष और डी ऑप्शन क्या है 70 वर्ष। तो सही ऑप्शन बताइए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी 62 वर्ष हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष है। इसका उल्लेख कहां पर किया गया? तो अनुच्छेद जो 217 है, अनुच्छेद जो है दोस्तों 217 है, अनुच्छेद 217 में जो है इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, कि जो हाईकोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होगी। ठीक है, कितना है? 62 वर्ष है। चलिए गौतम बुद्ध के संदर्भ में ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? इस पे फोकस करिएगा दोस्तों। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ऑप्शन दिया बुद्ध का अंतिम वर्षा ऋतु, बी ऑप्शन में सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, सी ऑप्शन है बौद्ध अनुष्ठान, डी ऑप्शन उनके धार्मिक आदर्श। बताइए तो गौतम बुद्ध के संदर्भ में ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश क्या है? वो क्या है? किस नाम से उल्लिखित है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उल्लिखित है। चलिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति और डी ऑप्शन क्या? प्रधानमंत्री। बताइए तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है
भारत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय में आए हैं बताना है, उनके आगमन का सही कालानुक्रम क्या होगा। चलिए, फायान, इत्सिंग, मेगास्थनीज और ह्वेनसोंग। सही कालानुक्रम में बताना। देखिए मेगास्थनीज कब आए, तो मेगास्थनीज जानते हैं दोस्तों कब के हैं बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के मेगास्थनीज हैं। कब के हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कब के हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के समय के, मौर्य वंश के हैं। ठीक, चलिए वेनस्वांग कब आए दोस्तों? तो हर्षवर्धन के समय में आए हैं। वेनस्वांग कब आए? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का टाइम पीरियड क्या है दोस्तों? गुप्तोत्तर काल कहते हैं। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आता है। ठीक है। फायन कब आए हैं? तो ये गुप्त काल के समय में आए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कब आए? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है। इत्सिंग कब आए हैं? तो इत्सिंग लगभग 675 ईस्वी के आसपास आए हैं। कब आए हैं? 675 ईस्वी। कब आए दोस्तों? 675 ईस्वी में आए हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए ह्वेनसांग हर्षवर्धन किस समय में आए हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला वंश, अगर आपको इतिहास का कालानुक्रम थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो अपन मौर्य वंश के बाद पहले का मौर्य वंश, फिर मौर्योत्तर काल आया, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल आया। ठीक है, ये सब चीजें। ह्वेनसांग हर्षवर्धन किसके समय के? गुप्तोत्तर काल के हैं। ठीक है, और इत्सिंग क्या गुप्तोत्तर काल के ही है। और ह्वेनसांग जो है पहले आए हैं, उसके बाद में कौन आए हैं? इत्सिंग आए हैं। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन आए? मेगास्थनीज आए। तो पहले नंबर क्या होना चाहिए? 3 नंबर पहले होना चाहिए। ये हम लोग जानेंगे 3 नंबर क्या है पहले। फिर उसके बाद दोस्तों गुप्त काल आता है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल को क्या है? गुप्त काल आ गया। और गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय, एक फायहान। ठीक है, तो 3 के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों? 1 नंबर आना चाहिए। अब देखिए ह्वेनसांग हर्षवर्धन की काल के गुप्तोत्तर काल के हैं, और गुप्तोत्तर काल के थोड़ा से बाद में क्या इत्सिंग आते हैं। तो ह्वेनसांग क्या होगा? पहले होगा, तो 3 1 4 हो गया। और लास्ट में क्या इत्सिंग आ गए? कब आ गए? 675 ईस्वी में आते हैं। ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? अब देखिए, अब कूट देख लीजिए कौन सा होगा। 3 1 4 पे होना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 1 4 2, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप हम जान रहे हैं उस फैक्ट के आप उपयोग करेंगे तो सही आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक, इतिहास का इतना तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही कि गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल है, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल। सबसे पहले आप देखेंगे हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, फिर इसके बाद ये सब चीजें आपको ध्यान में रहेगा तो आप क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आए? मेगास्थनीज होगा, फिर फायहान, फिर उसके बाद ह्वेनसांग और लास्ट में इत्सिंग। ठीक है, 3 1 4 2। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। जो लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपुल को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, बी ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और डी ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया है? तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। सही आंसर हो गया सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा रहा, विघटन किया जा रहा। इसका उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद जो 85 है, अनुच्छेद जो है 85 में लोकसभा के विघटन के बारे में उल्लेख है। लोकसभा का विघटन, लोकसभा का क्या है दोस्तों? विघटन के बारे में जिक्र है। ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह है। मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। इसका उल्लेख कहां पर किया गया? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में सलाह देने के बाद कहा किए गए? अनुच्छेद 74 में किया गया। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सलाह सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसका उल्लेख हमको अनुच्छेद 74 में मिलता है। ठीक है, तो लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले ही भंग किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन
अनुच्छेद 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए कह रहा कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका मतलब गलत बताना है आपको। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो गया सी, अनुच्छेद जो 48 दिया है उसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये क्या है गलत है। अनुच्छेद 48 में किसका जिक्र है, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में जिक्र है। किसका जिक्र है अनुच्छेद 48 में, तो अनुच्छेद 48 में किसका जिक्र है दोस्तों, तो कृषि व पशुपालन जो संगठन है उसके बारे में जिक्र है। कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये कहां पर दिया गया है, तो ये अनुच्छेद जो है 50 में इसका जिक्र किया गया। ठीक है, अनुच्छेद जो है दोस्तों 50 में, अनुच्छेद 50 में क्या जिक्र किया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो कह रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए और यहां आपको बता दिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया वो पढ़िए दोस्तों इसको। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण, बी ऑप्शन है संबोधि, सी ऑप्शन है प्रथम उपदेश, डी ऑप्शन है निर्वाण। बताइए तो भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो सही आंसर हो गया सी प्रथम उपदेश। तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था, तो वहां पर मृग सहित चक्र द्वारा इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, महाविनिष्क्रमण, तो बुद्ध जी ने जब अपना घर त्याग किए थे, घर को त्याग किए, उसको क्या कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग को कहा जाता है। ठीक है, निर्वाण, जब उनकी मृत्यु हुई, कहां पर मृत्यु होता है कुशीनगर में, तो उनकी मृत्यु को क्या कहा गया महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण कहा गया। संबोधि, संबोधि उनको क्या बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस स्थिति को क्या कहा गया संबोधि कहा गया। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम बहुत डिटेल में जिक्र किए हुए हैं, इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आपको वीडियो में, वहां पर आपको उस वीडियो के श्रृंखला में जो आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत व्यापक स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्विक रिवीजन के अंतर्गत जो है क्वेश्चन के आंसर को स्पेशली देख रहे हैं। ठीक है, चलिए भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो सही ऑप्शन सी है प्रथम उपदेश। चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन स्वयं राष्ट्रपति, बी ऑप्शन राज्यसभा के सभापति, सी ऑप्शन लोकसभा के अध्यक्ष और डी ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो सही ऑप्शन डी हो गया केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, जो संघ का मंत्रिमंडल है उसके द्वारा जो है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 86 के तहत और अनुच्छेद 87 के तहत क्या है संसद के दोनों सदनों में संदेश भेज सकते हैं, एक साथ सभी भाषण दे सकते हैं, ये चीज है। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख हमको अनुच्छेद 86 में मिलता है और अनुच्छेद 87 में मिलता है। अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 में हमको मिलता है। ठीक है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में संदेश भेज सकते हैं, वहां पर अभिभाषण कर सकते हैं, ये चीज मालूम है। अनुच्छेद 87 में क्या है, अनुच्छेद 87 में जब आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा होती है उसकी प्रथम अधिवेशन जो मतलब आम चुनाव के गठित नई लोकसभा का प्रथम सत्र के आरंभ में क्या है संसद के दोनों सदनों को एक साथ समन्वित क्या अभिभाषण किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को क्या है राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण किया जाता है। किसका उल्लेख कहां पर किया गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में।
तो अनुच्छेद 87 के तहत 2 परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद का अभिभाषण किया है, संसद के दोनों सदनों का जो अभिभाषण किया जाता है, इसका उल्लेख किया गया। पहली परिस्थिति क्या है? आम चुनाव के बाद गठित नई लोकसभा के प्रथम सत्र के आरंभ में, और फिर उसके बाद एक और परिस्थिति क्या है? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों को एक साथ समन्वित क्या है, राष्ट्रपति जी के द्वारा अभिभाषण किया जाता है और आह्वान का कारण बताया जाता है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, क्योंकि अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र, तो वही केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वही चीजें क्या करेगा। ठीक है, ये चीज मालूम होनी चाहिए। और अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से जो मंत्रिमंडल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, उसके द्वारा जो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन कालीबंगा है, बी ऑप्शन आलमगीरपुर, सी ऑप्शन धौलावीरा और डी ऑप्शन क्या है, लोथल। तो बताइए, सही आंसर बताइए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, धौलावीरा। धौलावीरा कहां है दोस्तों? गुजरात में है। ठीक है, लोथल से क्या साक्ष्य मिले? तो लोथल से जो गोदीवारा है, जो बंदरगाह के साक्ष्य मिले। लोथल कहां है? गुजरात में है। कालीबंगा से क्या मिले? तो कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में है। आलमगीरपुर कहां पर है? तो आलमगीरपुर जो सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल का जो है सबसे पूर्वी सीमांकन करता है, सबसे पूर्वी सीमा बनाता है। आलमगीरपुर कहां पर है? मेरठ में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आलमगीरपुर मेरठ में, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है, धौलावीरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ऑप्शन दिया है पशुपति की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की और ब्रह्मा की। बताइए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? जो पशुपति की पूजा करते थे। ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रगण शक्ति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा हो गया, नाग देवता की पूजा करते थे, जो पशुपति है उगड़ वाले बैल की पूजा हो गया है, पशुपति जो शिव की पूजा करते थे। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम कब हुई? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, इसका मतलब अनुच्छेद 108 में ही जिक्र किया गया। कहां पर जिक्र किया गया इसका? अनुच्छेद 108 की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इस फैक्ट आपको मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑप्शन क्या दिया है? ये ऑप्शन दहेज निर्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में, हिंदू कोड विधेयक 1950 के संबंध में, बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 के संबंध में, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के संबंध में। तो कह रहा है आपको यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम कब ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया अनुच्छेद 108 के तहत? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दहेज निर्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दहेज निर्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में क्या है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे संयुक्त बैठक इसके लिए भी बुलाया गया, बैंक सेवा आयोग निरसन 1977 विधेयक के संबंध में बुलाया गया है, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 के संबंध में बुलाया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि सर्वप्रथम कब बुलाया गया था? सर्वप्रथम की बात फर्स्ट टाइम बुलाया गया था दहेज उन्मूलन विधेयक 1960 के संबंध में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, निम्न से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, आप बताना, आपको सही ऑप्शन बताना। ए ऑप्शन अजंता है, बी ऑप्शन बाघ है, सी ऑप्शन अमरावती है, डी ऑप्शन क्या भीमबेटका। बताइए, तो निम्न से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी भीमबेटका। डी क्या हो गया? भीमबेटका। कहां पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। अजंता कहां पर है? महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं कहां पर है? ये मध्य प्रदेश। अमरावती कहां है? आंध्र प्रदेश में। तो ये सब चीजें आपको मालूम है। अमरावती का आंध्र प्रदेश के आसपास फेमस हुई, आगरा कोंडा जो था वहां से। बाघ की गुफाएं कहां? आपका मध्य प्रदेश में। अजंता आपका कहां पर? महाराष्ट्र में है। ये सब चीज। अजंता किस लिए फेमस है? भी चीज आप देख सकते हैं। बाघ की गुफा किस लिए फेमस है?
ये सब चीजें आप नोट डाउन कर ली। इसका हमको आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे देंगे, वहां पर वीडियो की श्रृंखला में आपको सब क्वेश्चन पे काफी डिटेल में हम आंसर किए हुए हैं और जो अन्य विशेषताएं हैं उसको भी आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसको हम लिंक दे देंगे, आप वहां से वीडियो को क्या है देख सकते हैं, आपको काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आज क्यों रिवीजन कर रहे हैं, उसके सही आंसर को क्या है, क्वेश्चन के सही ऑप्शन क्या हो सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो निम्न से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, भीमबेटका। और देखिए दोस्तों एक चीज और होनी चाहिए, आपको रिवाइज करना, तो आप जो जान रहे हैं उसको कितना बेहतर ढंग से जान रहे हैं, जितना बेहतर जानेंगे आप उतना बढ़िया एग्जाम में सही करेंगे। तो वहां पर ह्यूमन एरर नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां पर इस ऑप्शन के साथ जो है क्लियरिटी होगा और वहां पर आप क्वेश्चन को क्या सही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देख लिया। तो निम्न से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो गया, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है कहाँ हुआ, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन लुम्बिनी में, बी ऑप्शन बोधगया में, सी ऑप्शन कपिलवस्तु में और डी ऑप्शन क्या है, कुशीनगर में। बताइए, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ, डी, कुशीनगर। लुम्बिनी बताइए दोस्तों, तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, बोध गया उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कपिलवस्तु में लालन पालन हुआ, उनका पोषण हुआ, खेले कूदे हैं वहां पर कपिलवस्तु में। ठीक है, इस चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में, तो कहीं से भी आ सकता है प्रश्न है, उसको हम डिटेल में किए हुए हैं, वीडियो में लिंक दे देंगे आपको। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, कुशीनगर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अणुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर मिलता है, ए ऑप्शन महायान ने, बी ऑप्शन बौद्ध संप्रदाय ने, सी ऑप्शन लोकायत शाखा ने, डी ऑप्शन जैन धर्म में। तो जो अणुव्रत सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जैन धर्म में देखने को मिलता है, जैन धर्म में। और किसके द्वारा किया था, महावीर स्वामी जी थे, महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के द्वारा अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे जैसे ब्रह्मचर्य है, अष्टेय हो गया, अपरिग्रह हो गया है, ये सब अणुव्रत में दिया गया था, यहाँ से आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, चोरी ना करिए, अष्टेय ज्यादा संचित ना रखिए, अपरिग्रह क्या ज्यादा संचित ना रखिए, सत्य बोलिए, अहिंसा, ये सब चीजें जो है अणुव्रत सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम, क्या अष्टेय मतलब चोरी ना करना, चोरी मतलब मन वचन कर्म किसी भी दृष्टिकोण से आपके अंदर चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, अष्टेय हो गया। अपरिग्रह मतलब ज्यादा संचित ना रखिए, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप जितनी आपकी आवश्यकता उतना ही आप क्या है संचित रखिए। ठीक है, ये चीज आप परिग्रह वहां से है। इस तरीके ब्रह्मचर्य का पालन करिए, सत्य अहिंसा का पालन करिए, सत्य बोलिए आप, अहिंसा हिंसा से क्या आप दूर रहिए। तो इस तरीके से देखते हैं, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, अष्टेय हो गया और अपरिग्रह। इस तरीके से जो 5 अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है महावीर स्वामी जी के द्वारा। ये किससे रिलेटेड है, जैन धर्म। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। तो 55 नंबर का क्वेश्चन, जो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वह जैन धर्म ने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धर्म विधेयक कहां पर स्थापित किया जा सकता है, मनी बिल को कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन लोकसभा में, बी ऑप्शन राज्यसभा में, सी ऑप्शन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनी बिल को कहां इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो सही ऑप्शन क्या है, ए लोकसभा में। तो जो मनी बिल होता है उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसको 14 दिनों के भीतर पारित करके वापस करना होता है, फिर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं, तो मनी बिल से संबंधित जो प्रावधान होते हैं वो भारत में लागू हो जाते हैं। धर्म विधेयक कहां प्रस्तावित किया था, लोकसभा में। यह धर्म विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है उसका उल्लेख कहां पर किया गया, तो उल्लेख देखेंगे जो प्रक्रिया कहां प्रस्तावित किया जाएगा, धर्म विधेयक के कहां प्रस्तावित, इसका उल्लेख कहां पर किया गया, तो अनुच्छेद देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 109 में किया गया, अनुच्छेद 109 में किया गया। कहां किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 109 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 109 में किया गया। और धर्म विधेयक की परिभाषा का उल्लेख कहां पर किया गया, धर्म विधेयक की परिभाषा का उल्लेख कहां किया है, धर्म विधेयक की जो परिभाषा होगी दोस्तों, उसकी इस बिल को धर्म विधेयक कहा जाएगा। धर्म विधेयक परिभाषा का उल्लेख कहां पर किया गया दोस्तों, तो वह किया गया अनुच्छेद 110 में किया गया, अनुच्छेद 110 में क्या है किया गया। ठीक है, और कोई बिल मनी बिल है उसको किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, उस किसके द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, वह
लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है प्रमाणित किया जाता है। तो धर्म विधेयक पुरस्कृत किया जाएगा कहां पर, उसकी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया अनुच्छेद 109 में। धर्म विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी बिल पे क्या अनुमति देते हैं, है? और कोई बिल मनी बिल है उस किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो प्रमाणित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है। संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है। ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन राष्ट्रपति की इच्छा से, बी ऑप्शन यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी ऑप्शन संबंधित राज्य विधानमंडल से पूछकर, डी ऑप्शन किसी भी परिस्थिति में। तो संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है, तो सही ऑप्शन है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह कहां पर जिक्र किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद जो है दोस्तों 249 में, अनुच्छेद 249 में जिक्र किया गया है कि यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित करती है, तो संसद जो है राष्ट्र सूची के विषय पे क्या है, कानून बनाने के लिए अधिकृत हो जाएगी। तो वह राष्ट्र सूची के विषय पे क्या है, कानून बना सकती है। तो संसद राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है कब, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। तो इसका कहां पर जिक्र किया गया, अनुच्छेद 249 में जो इसका जिक्र किया गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत तथा राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर देगी, तो संसद के द्वारा जो है राष्ट्र सूची के विषय पे कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, 57 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रथम जैन संगीति किसके शासन काल में हुआ, बताइए। तो प्रथम जैन संगीति किसके शासन काल में हुआ, ये चीज आपको बताना। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन कनिष्क, बी ऑप्शन अशोक मौर्य हो गया, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य हो गया और डी ऑप्शन अजातशत्रु हो गया। तो प्रथम जो जैन संगीति किसके शासन काल में हुआ, तो सही ऑप्शन हो गया सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो है प्रथम जैन संगीति होता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। प्रथम जैन संगीति कहां पर हुआ, किसके शासन काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुआ, ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन राजगीर, बी ऑप्शन वैशाली, सी ऑप्शन पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन क्या है, कस्बे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर होता है दोस्तों, तो द्वितीय बौद्ध संगीति होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है, वैशाली में होता है। कहां पर होता है, वैशाली में होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो बौद्ध संगीति है, जैन संगीति है, मतलब इस सेशन में जो भी क्वेश्चन आए उसका हम डिटेल वीडियो आपको जो है कई वीडियो श्रृंखला के माध्यम से जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो है इस प्रश्नों से जो रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका वीडियो लिंक आपको दे देंगे, वहां से आप देखेंगे तो आपको वीडियो के साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो बातें हैं उसको भी हमने काफी विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा तेजी से खाली आंसर ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इससे एक रिवाइज भी हो जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन के साथ और मान लीजिए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा व्याख्या आपको पढ़ना है, समझना है और जो अन्य बातें हैं उसको भी जानना, तो आप वीडियो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, तो वहां से जो है आप और भी जो विस्तार से चीजें समझ सकते हैं। ठीक है, और ये रिवीजन पर्सपेक्टिव से है, इस चीज को लाए हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति किस स्थान पर होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वैशाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुरो को पराजित किया था। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन भीतरी स्तंभ लेख, बी ऑप्शन मंदसौर अभिलेख, सी ऑप्शन प्रयाग स्तंभ लेख और डी ऑप्शन उदयगिरी अभिलेख। तो बताइए किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुरो को पराजित किया था। स्कंदगुप्त ने क्या है, हुरो को पराजित किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया, भीतरी स्तंभ लेख। कहां पर किससे ज्ञात होता है, भीतरी स्तंभ लेख। ये यहाँ पर है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में जो है भीतरी स्तंभ लेख है, वहां पर उल्लेख किया गया कि स्कंदगुप्त ने हुरो को क्या है, पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। तो जो नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कैग के बारे में प्रश्न दिया हुआ, ऑप्शन दिया है क्या, संसदीय अधिनियम द्वारा, बी ऑप्शन संविधान द्वारा, सी ऑप्शन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था, कहां पर प्रोविजन किसके माध्यम से आया था, बताइए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी संविधान द्वारा। ये संविधान में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया। तो अनुच्छेद 148 में हमको देखने को मिलता है, अनुच्छेद 148
अनुच्छेद 148 क्या कहता है, भारत के लिए क्या होगा, एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाएगा। तो अनुच्छेद 148 में जो इसका जिक्र हमको मिलता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और देखेंगे अन्य अनुच्छेद भी दिए गए हैं, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 150 और अनुच्छेद 151। तो ये भी किससे रिलेटेड है, कैग से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जैसे कैग की जो कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में किया गया है। अनुच्छेद 150 में कैग के द्वारा जो प्रारूप, मतलब किस लेखांकन और ऑडिट का जो प्रारूप होता है वो निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 151 के तहत कैग के द्वारा जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वह संबंधित रिपोर्ट, संघ से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देते हैं, और राज्य से संबंधित जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, राज्य सरकार से संबंधित जो ऑडिट रिपोर्ट होता है राज्य से, वो राज्यपाल को दिया जाता है। तो ये सब चीजें उल्लेख किया गया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत के लिए क्या, एक नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक हो। तो इस प्रकार है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक संस्था है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हमको संविधान द्वारा प्रोविजन देखने को मिलता है। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है बताइए, कौन गार्जियन है जो पब्लिक फंड है उसका। ऑप्शन बी ए ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, बी ऑप्शन महान्यायवादी द्वारा, सी ऑप्शन क्या है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, कि डी ऑप्शन भारत के वित्त मंत्री को कहा जाता है। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहते हैं, कि महान्यायवादी को कहते हैं, कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, कि भारत के वित्त मंत्री को कहा जाता है। सही ऑप्शन बताइए। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि ये संघ के भारत सरकार और राज्य सरकारों की जो भी संचित निधि है, आकस्मिक निधि है, लोक लेखा निधि, जो आय और व्यय है वहां से धन, संचित निधि से धन निकालना हुआ, व्यय करना, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनके जो लेखांकन का कार्य हो गया, वो ऑडिट करना, सब किसके द्वारा किया था, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया था। इस प्रकार से देखेंगे भारत में जो लोक निधि का अभिभावक कौन है, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको ज्यादा दी गई है विशेष तौर पे, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ये जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है तैयार करती है। अंकेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया था, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लोक निधि का अभिभावक कौन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 63 क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रधानमंत्रियों से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, बताइए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को बताना जो संसद में कभी भी उपस्थित ही नहीं हुआ अपने कार्यकाल के दौरान। ऑप्शन दिया है वीपी सिंह, बी ऑप्शन चंद्रशेखर, सी ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, डी ऑप्शन मोरारजी देसाई। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्रियों से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह जो है जब तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे, प्रधानमंत्री के पद को धारण किए हुए थे, कुछ महीनों के लिए था इनका कार्यकाल, और उस समय जो है वो संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि संसद का उस समय सेशन ही नहीं हुआ। आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्रियों से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है संविधान संशोधन विधेयक, बी ऑप्शन धन विधेयक, सी ऑप्शन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और डी ऑप्शन क्या साधारण विधेयक। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग किस संबंध में हो सकती है, किस संबंध में हो सकती है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के संबंध में क्या है, संयुक्त बैठक हो सकती है। मान लीजिए साधारण विधेयक से संबंधित कोई एक्ट, कोई बिल लाया जाता है किसी एक सदन के द्वारा। संसद की जानते हैं दोस्तों दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद की किसी भी सदन में अगर लाया गया कोई एक्ट और बिल, संसद है, तो संसद मान लीजिए दोस्तों लोकसभा है, और क्या दोस्तों राज्यसभा है। तो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में कोई एक्ट और बिल लाया गया, एक सदन द्वारा पारित करके बिल को दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरा सदन अगर उस बिल को अस्वीकार कर दे या ऐसा संशोधन प्रस्तुत हो जाए जिससे दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, या एक सदन द्वारा पारित बिल को दूसरे सदन द्वारा 6 माह से अधिक समय तक रोक लिया गया हो। तो ये 3 परिस्थितियों में क्या है, बिल पे क्या गतिरोध उत्पन्न हो गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अनुच्छेद 108 की शक्ति का उपयोग करते हुए संयुक्त बैठक, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, और उस जो बिल पे गतिरोध उत्पन्न हुआ है उस पर जो है
फिर से चर्चा विचार विमर्श के माध्यम से क्या है, वहां पर क्या है, संयुक्त बैठक में क्या है, पारित किया जाता है। ये चीजें आपको मिलेगा। तो साधारण विधेयक के संबंध में अगर कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया सदनों में, तो उसपे जो है उस बिल को पुनः पारित करने के लिए उसको मतलब उस पर जो चर्चा विचार विमर्श के माध्यम से जो गतिरोध है, जो असहमति है, उस पर जो है एक सहमति बनाने के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ठीक है, वो प्रोविजन केवल इसके लिए है, साधारण विधेयक के लिए है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में हो सकती है, डी ऑप्शन करेक्ट है, साधारण विधेयक के संबंध में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन राज्यसभा के सभापति, बी ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति और डी ऑप्शन क्या है, प्रधानमंत्री। बताइए, भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो सही ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और संसद के दोनों सदनों को आहूत किसके द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 64 से 65 क्वेश्चन को देख लिया। और ये क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा सा मतलब रिवाइज हो गया है। हमारे पीछे इस क्वेश्चन को हम लोग देखा गया, हम लोग 65 नंबर का जो क्वेश्चन है पीछे के स्लाइड में आया था। तो इस तरीके से दोस्तों हम आज इस सेशन में 64 क्वेश्चन को लगभग देखे हैं और उससे जो रिलेटेड बातें थी वो भी बताने की कोशिश की। और ये है इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको हम वीडियो लिंक दे देंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन को काफी एक्सप्लेन के साथ आपको बताए हैं। और आज इस सेशन में हम लोगों ने मतलब तेजी से रिवाइज करने की कोशिश किया, एक बार आपका रिवीजन हो गया, जो भी क्वेश्चन थे। तो ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।